अगर कोई आर्मी संसाधनों से जीत सकती जी, तो वियतनाम का युद्ध अमेरिका ने तुरंत जीत लिया होता। क्या कोई इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी मजबूत हो गई कि एक एक इनपुट करेक्ट बैठे? क्या ये संभव था? आक्रमणकारी हम नहीं हैं, पर आक्रमणकारी। अगर कोई हम पर आक्रमण करेगा तो उसका जवाब देना तो क्या है जरूरी है। 1971 का जो वॉर इंडिया ने जीता, वो कैसे मुमकिन हो पाया? आज भी पाकिस्तान वर्ल्ड के टॉप 10 आर्मी में आती है, उस सेना को 13 दिनों में हरा के समर्पण कर देता है। ये बात तो वाकई सोचने वाली है। क्या इस लड़ाई को कराने में, मतलब पाकिस्तान को अटैक इंडिया पे कराने में रॉ का इन्वॉल्वमेंट था? हम लोग अछूत हैं, अपने यहाँ क्या क्या है, अछूत हैं। और जिस तरह से गले लगा रहे हो, हम समझ गए कि आपकी जीत का कारण क्या है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ आफ्ताब और आज के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसे शख्स को आपसे रूबरू कराना चाहता हूं जिन्हें आपने शायद देखा हो, अगर आपने ये सीरीज़ देखी हो डिज्नी हॉटस्टार पर, ठुकरा के मेरा प्यार। इसमें बड़ा ही खूबसूरत सा किरदार और इम्पोर्टेंट किरदार इन्होंने निभाया है। लेकिन इंट्रोडक्शन ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बहुतों की ज़िंदगी बनाई है, बहुतों का भविष्य बनाया है। साथ ही अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ कोई ना कोई अधिकारी इनका पढ़ाया हुआ ज़रूर मिल जाएगा, ध्येय परिवार का हिस्सा होगा। और अगर यूपी बिहार में आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो एडीएम, एसडीएम या डीएम आपको ज़रूर वहाँ मिलेंगे, जो इनके स्टूडेंट होंगे, जो ध्येय परिवार का हिस्सा होंगे। मैं स्वागत करना चाहूँगा विनय सर का। ध्येय आईएएस के फाउंडर हैं। बड़े मेहनत करने के बाद मुझे बहुत इनके पीछे पड़ना पड़ा है, तब स्क्रीन पे आते हैं। स्क्रीन पे जल्दी वो आते नहीं हैं, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने वक्त निकाला। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस थैंक यू आफ्ताब जी, थैंक यू। और मैं बता दूं कि सर के बारे में कि अगर आप इन्हें एक बार सुन लेंगे तो बार बार ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि मैं तो मुरीद हो गया हूं और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं इन्हें इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊं। तो सर, इससे पहले कि हम अपना पॉडकास्ट शुरू करें, ब्रीफली बस जानना चाहता हूँ, जैसे हम एक आध अधिकारी को जान लेते हैं तो बड़ा लगता है अरे यार हम तो आईएएस को जानते हैं, पीसीएस को जानते हैं, मतलब एडीएम डीएम को जानते हैं, तो पूरी, मतलब अगर यूपी की भाषा में बोली जाए तो भोकाल टाइट हो जाता है। आप इतने सारे आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं जो कि ध्येय परिवार का हिस्सा है, कैसा फील होता है आपको? बहुत अच्छा फील होता है। अब आप खुद सोचिए कि आपका बनाया हुआ कुछ भी आप जब सृजन करते हैं ना, कुछ भी बनाते हैं, तो सृजन का जो सुख होता है ना, वो हमेशा अलग होता है। तो मैं भी शायद वो एक जौहरी की तरह हूँ कि जो तलाश रहा हूँ कि कुछ हीरे मिल जाए। देखिए, योग्यता जौहरी में नहीं है। जौहरी का काम बस इतना है कि वो हीरो को पहचान ले, Correct. उसे तराश दे, उसका जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसको ठीक कर दे, तो शायद वो हीरा। और फिर वो हीरा अगर दुनिया भर में अपनी पहचान बना ले, वो कोहिनूर बन जाए, तो जाहिर बात है कि कोहिनूर बनाने वाले की भी थोड़ी बहुत इज्जत बन जाती है। देखिए कितने मॉडेस्ट हैं, और जिस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल इन्होंने किया है, जैसा मैं कह रहा था कि आप इन्हें सुनना शुरू करेंगे तो लगातार सुनेंगे। वादा करता हूं कि आगे लगातार ही हमारे साथ बने रहेंगे। ऑन स्क्रीन भी उन्होंने मुझे वादा किया हुआ है। आज 16 दिसंबर है, और जब ये तारीख इतिहास के पन्नों में पलटी जाती है तो 1971 का 16 दिसंबर याद आता है। और अगर आमतौर पे बात करें, जो लोग थोड़ा भी रुचि रखते हैं या ऐसे भी पता है उन्हें, तो 16 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट था। बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था, और एक वॉर जो शुरू हुई थी 3 दिसंबर को, वो 16 दिसंबर को ख़त्म हुई थी। सिर्फ 13 दिन के अंदर ये वॉर ख़त्म हो गई, और इसका असर पूरी दुनिया पर बहुत ज़बरदस्त पड़ा। भारत को एक शक्तिशाली देश के तौर पर जाना गया। मैं इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं जो आपसे जानना चाहता हूँ। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, और बहुत कुछ है, राजनीति भी इसके अंदर है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी है, इंटरनेशनल पावर का इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो मुझे ये जानना है सर कि 16 दिसंबर इंडिया के लिए, पहले इंडिया के हिसाब से मैं बात करना चाहता हूँ, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? आर्मी का, इंटेलिजेंस का, नेवी का और एयरफोर्स का इसमें क्या रोल रहा है? आफ्ताब जी, जैसे आपने कहा ना कि देखिए, हर राष्ट्र की अपनी एक ऐतिहासिक स्मृति होती है, उसके दिमाग में कुछ पीछे की, अतीत की बातें चलती हैं। आप 1971 से अगर 250 साल पीछे चले जाए तो आपकी स्मृति में, एक राष्ट्र की स्मृति में क्या है? 1739 में कोई नादिर शाह बाहर से आता है, हाँ, और पूरे दिल्ली को रौंद डालता है, लाशों का ढेर लगा देता है। 1761 में कोई अहमद शाह अब्दाली आता है और आकर हमको बुरी तरह यहाँ पर क्या कर देता है, हरा देता है।
1757 में प्लासी का युद्ध होता है और कोई एक सामान्य सी कंपनी आती है और बंगाल जैसे बड़े, और बंगाल वो आज का बंगाल वो मत कंपेयर की, 1757 के बंगाल में पूरा बांग्लादेश है, पूरा वेस्ट बंगाल है, पूरा बिहार है, पूरा झारखंड है। इतना बड़ा साम्राज्य, एक सामान्य सी कंपनी आती है और कंपनी उसको पूरी तरह से क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो ये 250 साल का जो इतिहास है वो हमारी ऐतिहासिक स्मृतियों में क्या है, पराजय का है, बेबसी का है, हारने का है। और अचानक जब 16 दिसंबर 1971 को, याद रखिएगा आज़ादी के बाद भी हमने 3 लड़ाइयाँ लड़ी। हाँ। 1948 में पाकिस्तान के साथ कश्मीर पे हुई, उसका कोई फैसला ऐसा स्पष्ट नहीं, हम जीत तो गए पर कोई फैसला स्पष्ट नहीं था। 1962 में तो हम चीन से हार गए। 1965 में हम पाकिस्तान से जीते, लेकिन वो जीत इतनी बड़ी नहीं थी कि हम गर्व कर सकें जी। पर 16 दिसंबर 1971, 13 दिनों में ये लड़ाई हमने जीती थी। और आप सोचिए कि 13 दिनों में हमने लड़ाई नहीं जीती, 93,000 सैनिकों का समर्पण करा दिया। वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व इतिहास में इतना बड़ा समर्पण कभी नहीं हुआ। और उससे भी खास बात क्या है, ठीक इसी समय वियतनाम का युद्ध हो रहा था जी। अमेरिका वियतनाम जैसे छोटे राष्ट्र से उलझा हुआ था, जीत नहीं पा रहा था जी। दुनिया में अलग अलग देश, बहुत ताकतवर देश, अमेरिका जैसे ताकतवर देश, सोवियत संघ जैसे ताकतवर देश, जिनके पास संसाधनों की, आर्मी की, तकनीक की कमी नहीं थी, वो युद्ध जीत नहीं पा रहे थे। और जीत भी जा रहे थे तो सरेंडर नहीं करा पा रहे थे। हमने कर दिखाया। तो गर्व है हम लोगों को, सभी लोगों को, इसलिए हम लोग इसको विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आता है, आपने जैसा मेंशन किया कि 1962 में युद्ध हुआ, उसके बाद 1965 में युद्ध हुआ और एक युद्ध 1967 में भी हुआ। लगातार इंडिया युद्ध कर रहा था और फिर 1971 आया। अब जब कोई भी कंट्री युद्ध करती है तो जाहिर सी बात है पावर, मनी, सब कुछ उसमें ज़ाया होता है, भले जीते या हारे, जो बिल्कुल। उसके बाद फिर 71 आता है। 71 का वॉर बहुत बड़ा वॉर था क्योंकि इसमें बहुत इंटरनेशनली बहुत कुछ चल रहा था, मतलब इधर से उधर चीज़ें चल रही थी। तो ऐसा क्या हो गया कि इंडिया ने इतना कमाल कर दिखाया? हालांकि इंडिया खुद में भी बहुत स्ट्रगल कर रहा था, आज़ादी के बाद चीज़ें भी सेटल डाउन होने की राह पर चल रही थी, लेकिन 1971 का जो वॉर इंडिया ने जीता, वो कैसे मुमकिन हो पाया? अगर हम देखें कि लगातार तो वॉर में ही शामिल था इंडिया। ये बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम भारत के इतिहास में 1960 का दशक देखें जी, तो एक अमेरिकी पत्रकार ने इसे अनसर्टन डिकेड कहा है। मतलब उनका मानना ये था कि भारत राष्ट्र के रूप में बचेगा नहीं। रीजन क्या था? आप जरा 60 का पूरा 1962 में हम एक लड़ाई हार गए। हाँ। हार गए तो जो भारत का औरा था, एक औरा था ना कि हमने ब्रिटिश लेगेसी को साउथ एशिया में बनाया है, हम बहुत ताकतवर आर्मी है, वो औरा तो खत्म हो गया। औरा खत्म होने का परिणाम क्या था कि जो अगल बगल के श्रीलंका जैसे देश थे, नेपाल जैसे देश थे, उन्होंने भी आंख दिखानी हमें क्या कर दी, शुरू कर दी। उसके बाद 1965 का युद्ध हुआ। उससे बड़ी बात है कि हमारा आर्थिक संकट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हमें पंचवर्षीय योजना रोकनी पड़ी। इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हमारा फॉरेन करेंसी बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। और उससे भी बड़ी बात है कि भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। अच्छा। नेहरू जी की मृत्यु 64 में हुई, तो फिर कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री। उनकी जल्दी आपको पता है मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो कांग्रेस के अंदर का ही एक गुट था, जो मोरारजी देसाई जिसमें थे, नीलम संजीव रेड्डी जिसमें थे, कामराज जिसमें थे, उन्होंने इन्हें सत्ता से हटाने का संघर्ष शुरू कर दिया। 1969 में तो कांग्रेस के राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी, उनके खिलाफ इंदिरा जी ने अपना निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा करा दिया। यानी कांग्रेस के अंदर भी संघर्ष चल रहा है। इसी संघर्ष में हम एक बड़ी लड़ाई जीत रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि एक राष्ट्र जो आर्थिक संघर्ष कर रहा हो, राजनीतिक मोर्चे पे संघर्ष कर रहा हो, इसी संघर्ष के बीच में वो दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीतता है। और एक बड़ी सेना, आज भी पाकिस्तान वर्ल्ड के टॉप 10 आर्मी में आती है, उस सेना को 13 दिनों में हरा के समर्पण कर देता है। ये बात तो वाकई सोचने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हुआ है, एक तो चलिए पॉलिटिकल विल मान लेते हैं, पॉलिटिकल विल होगा सिर्फ, लेकिन विल होने से ही चीज़ें नहीं हो सकती, स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने बहुत सुना, फिल्में भी कई सारी आई हैं कि आर्मी का इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल रहा है,
नेवी और एयरफोर्स ने बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में काम किया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो है इंटेलिजेंस का इसमें किरदार बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो मैं चाहूँगा कि एक एक करके आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आर्मी का क्या इसमें रोल रहा, इंटेलिजेंस का क्या रहा, और उसके बाद नेवी और एयरफोर्स का। देखिए, बिल्कुल सही प्रश्न है। मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर कोई आर्मी संसाधनों से जीत सकती जी, तो वियतनाम का युद्ध अमेरिका ने तुरंत जीत लिया होता। हाँ। 1959 से 75 16 साल चला, हमने तो 13 दिनों में जीत लिया, वो तो 16 साल लगातार लड़े। बिल्कुल, तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि संसाधन जरूरी है लड़ाई के लिए, पर संसाधनों से ज़्यादा मनोबल। दुनिया की अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपने एक फिल्म देखी होगी 300, जिसमें पर्शियन आर्मी को 300 लोगों ने मिलकर क्या कर दिया। तो ऐसी दुनिया में सारी कहानियाँ। हम मुद्दे पे आते हैं, जो आप भारत बांग्लादेश जो वॉर की बात, या भारत पाकिस्तान वॉर की जो बात कर रहे थे, अब मैं इसमें कुछ कुछ आपको उदाहरण देके समझा। जी जी जी। पॉलिटिकल विल तो देखो बहुत ज़रूरी है, मतलब उसके बिना तो कुछ होता नहीं हो सकता। तो इंदिरा जी ने हमारी आर्मी को, और हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे सैम मानेकशॉ जी, उन पे तो कई फिल्में भी बनी हैं, अभी आपने देखी होगी विक्की कौशल जिसमें एक रोल प्ले किया है, सैम बहादुर जी जी, तो उसमें आपने देखा भी होगा। तो सैम मानेकशॉ से अब जरा मैं इस सिचुएशन को समझिए और पाकिस्तान की आर्मी से कंपेयर कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि राष्ट्र क्यों जीतते हैं, संसाधनों से नहीं, आर्मी कैसे युद्ध जीतती है इससे आपको पता चले। जबकि आप देखें इंडिया का मैप, इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना, और इधर फिर बांग्लादेश। हाँ। और बांग्लादेश और पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना है। हाँ। चाइना भी सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। तो हम तो यूं अगर देखा जाए सर्किल आर्क दुश्मनों से ही घिरे हुए थे जी, उसके बाद भी। तो यही रणनीति देखिए क्या है। 7 मार्च को 1971 को शेख मुजीबुर रहमान जो अवामी लीग के व्यक्ति थे जी, उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगी, एक उन्होंने 6 पॉइंट फार्मूला प्रस्तुत किया था जी जी जी, कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में एक फेडरल संबंध ऐसा, संघीय संबंध ऐसा बने कि डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी तो रहे एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के पास, और बाकी ईस्ट पाकिस्तान को ऑटोनॉमी दी जाए। उस ऑटोनॉमी में उन्होंने कहा कि बांग्ला लोगों को मौका मिले शासन में भागीदार बनने। इसके बाद उन्होंने 1970 का चुनाव लड़ा, जिसमें जीत गए। दिसंबर 1970 के पूरे पाकिस्तान के चुनाव में, अब जरा देखिए, पूरा पाकिस्तान तो इंटीग्रेटेड था। चुनाव जब दिसंबर 1970 में होता है तो 313 सीटें टोटल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में थी, 167 सीटें अवामी लीग जीती। तो सरकार बनाने का मौका किसको मिलना चाहिए? मुजीबुर रहमान को। जाहिर बात जी, जी, जी। अब आप सोचिए कि कल को यूपी में 2027 में चुनाव हो, 403 सीटें यूपी में हैं, और 403 सीटें में 220 सीटें सपा जीत ले, और केंद्र सरकार उसको सरकार बनाने का मौका न दे, तो जाहिर बात है कि लोगों में रिसेंटमेंट तो क्या होगा, बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अनरेस्ट तो वहाँ पर अनरेस्ट बढ़ेगा। और वहाँ तो मैं कभी फिर अभी आपसे डिस्कस भी करूँगा कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान तो अननेचुरल स्टेट थे, दोनों के बीच में 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस था, दोनों का रूप, रंग, भाषा, समझ सब कुछ बिल्कुल क्या थी, खान पान सब कुछ अलग था। तो वहाँ तो डिफरेंस बहुत ही क्या था, ज़्यादा था। तो मैं ये कहना चाहता था कि दिसंबर 1970 में चुनाव हुआ जी, अवामी लीग ने चुनाव जीता, सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए, पर याहिया खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो जोड़ी थी उसने इनको मौका सरकार बनाने का नहीं दिया। मतलब पॉलिटिक्स से ज़्यादा मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट था। हाँ, याहिया खान उसमें चूँकि भाई वही हेड थे, तो जाहिर बात है कि उन्होंने बनने नहीं दिया। और उधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक भाषण दिया अपने यहाँ कि इधर हम उधर तुम। अच्छा, यानी वो भी कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते हैं। तो इसको लेकर नाराज़गी में 7 मार्च 1971 को रामना रेस कोर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जगह जी जी जी, इसी रामना रेस कोर्स से पहले बांग्लादेश आंदोलन की शुरुआत हुई 7 मार्च 1971 को, और 16 दिसंबर 1971 को इसी रामना रेस कोर्स में सरेंडर भी 93,000 सैनिकों ने क्या किया। तो 7 मार्च से समझो ये शुरू हो गया, और 16 दिसंबर को जाकर क्या हुआ, खत्म। लड़ाई तो 13 दिन की चली, बैकग्राउंड इतने दिनों का चल रहा था। तो मैं जो कहना चाह रहा था कि उन्होंने एक भाषण दिया, और उस भाषण में इंडिकेट किया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानोगे, यानी हमें सरकार नहीं बनाने दोगे, हमारी 6 पॉइंट मांगों को नहीं मानोगे, तो हम क्या करेंगे, स्वतंत्रता का आंदोलन चलाएंगे। इंडिकेट किया उन्होंने। इससे नाराज होकर जनरल याहिया खान ने
एक बड़ा क्रूर उनका जनरल था टिक्का खान, उसको उन्होंने भेज दिया 25 मार्च को और ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हो गई। ओके। ऑपरेशन सर्च लाइट का पर्पज़ ही था कि जहाँ भी बंगाली मिले उनको घेर के क्या करो, मारो। और बंगालियों को घेर के मारने का सेंस समझिए। एक आर्मी के कोर ग्रुप की मीटिंग हो रही है। मैं अंतर बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान की सेना और भारतीय सेना में अंतर क्या है। एक आर्मी कोर की मीटिंग हो रही थी और आर्मी कोर की मीटिंग में एक जनरल ने, जो पश्चिमी पाकिस्तान से कहा, उसने कहा कि मैं इन बंगालियों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इनकी नस्लें बदल जाएंगी। वहाँ एक बंगाली कैप्टन था, वो सुन रहा था। तो आर्मी में भाई आप अपने जनरल का विरोध तो नहीं कर सकते, पर वो बगल वाले कमरे में गया, उसने अपने आप को गोली मारी। सोचिए कि नस्लें बदलने का मतलब क्या है, कि हम क्या अत्याचार करने की सोच रहे हैं। और परिणाम क्या रहा ऑपरेशन सर्च लाइट का। ऑपरेशन सर्च लाइट 25 मार्च को शुरू हुआ, अप्रैल तक आते आते 1 करोड़ शरणार्थी भारत में पहुंच गए। 30 लाख लोगों की हत्याएं हुई, 2 लाख महिलाओं का रेप हुआ बुरी तरह से। और इस पर तो हमीदुर रहमान कमेटी पाकिस्तान में भी बनी थी, उसकी रिपोर्ट दबा दी गई। उसने इस अत्याचार का जब वर्णन किया तो उस रिपोर्ट को, हमीदुर रहमान रिपोर्ट को सामने लाया नहीं जी। तो जब बहुत तेजी से शरणार्थी पहुंचे तो भारत में समस्याएं शुरू हो गई। तो आप खुद बताइए। जाहिर सी बात है, वैसे भी हम इस घर में मान लीजिए, इसी घर में हम 15 लोग रह रहे हैं, अचानक 100 लोग आकर रहने लगे, तो हम 15 लोगों के लिए घर छोटा था और संकट और बढ़ जाए। और हमने आपको बताया था कि 1965 से 71 के बीच में भारत का आर्थिक संकट बहुत ही क्या था, ज़्यादा था। एक और चीज़ थी, ये जब बंगाली पहुँचे वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो गई। तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने इसका विरोध करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो हमारे लिए संकट क्या हो गया, बढ़ गया। तो इंदिरा जी ने सैम मानेकशॉ को बुलाया और कहा कि तुम इस पर कार्रवाई करो। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री अपने आर्मी से हेड से कह रहा है कि तुम कार्रवाई करो। आपको पता है सैम मानेकशॉ ने कार्रवाई करने से मना कर दिया। ये दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उसने अपने प्रधानमंत्री को कहा कि ये अभी संभव नहीं है। तो इससे 2 बातें समझनी। प्रधानमंत्री इतने खुले दिल का था, जिसने स्वीकार किया कि हमारा आर्मी कह रहा है, तो टेक्निकली वो जानता होगा क्यों नहीं। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों कहना चाहते हैं। इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, फिल्म में भी ये दिखाया गया है कि इंदिरा गांधी जब उनसे कह रही उनका कि आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन आज की डेट में अगर ये कोई कह दे, मतलब किसी भी नेता से, आप ये मान के चलिए, तो वो उस ऑफिसर की बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, शायद ना करे। और शायद ना करे, ये भी हो सकता है कि उसको बोले कि भाई ये ज़्यादा काबिल है, उसको बदल दो। तो उस समय ये था कि सैम मानेकशॉ ने कहा, तो पूछा इंदिरा जी ने कि क्यों भाई ऐसा क्यों कह रहे हो। तो उन्होंने कहा अभी हम पाकिस्तान से लड़ाई के लिए तैयार नहीं। तो उन्होंने एक पिक्चर बताई। अब जरा पिक्चर, उस फिल्म में तो ये सब नहीं है, आप फिल्म समझिए जी। 1971 का भारत समझिए क्या है, भारत की सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को समझिए क्या है जी। 1964 में चीन ने परमाणु बम बना लिया, और परमाणु बम बना लिया यानी हमारी नॉर्दर्न सीमा पर एक ऐसा शत्रु राष्ट्र बैठा हुआ है जो परमाणु शक्तियों से क्या है, संपन्न है, और जिसके साथ हम एक युद्ध 1962 में हार चुके हैं। और उसका पाकिस्तान के साथ संबंध बहुत ही क्या है, बेहतर है, अलाई है। ठीक है, 1963 में तो अपनी एक जगह भी कश्मीर की उन्होंने चीन को दे दी थी कि दोनों की आर्मी आपस में क्या हो जाए, सिंक कर जाए। यानी पश्चिमी सीमा हमारी पाकिस्तान के साथ खुली हुई है, पूर्वी पाकिस्तान के साथ पूर्वी सीमा खुली हुई है, उत्तरी सीमा हमारी चीन के साथ खुली हुई है, जिसके साथ तनाव पूरा है। और नीचे दियागो गार्सिया, अगर आप हिंद महासागर में जाएंगे तो नीचे एक आइलैंड है, उसका नाम है दियागो गार्सिया। ये ब्रिटेन का वो था, आइलैंड था, जिसको 1967 में किराए पे ले लिया था अमेरिका ने, और अमेरिका ने अपना वहाँ नौसैनिक अड्डा बना लिया। उससे भी बड़ी बात क्या था कि 1970 तक चीन और अमेरिका के बीच में कोई संबंध नहीं था, क्योंकि वो कम्युनिस्ट देश था, तो अमेरिका के साथ कोई संबंध नहीं था। पर 1969 में सोवियत संघ और चीन के बीच में उसरी रिवर पे एक युद्ध शुरू हो गया। सीमा दोनों की मिलती थी, पीछे से तो दोनों, और उसका एक और भी रीजन था। युद्ध तो कई बार बहाने होते हैं। दरअसल चीन एक ऐसा देश है जिसका अतीत बहुत भव्य है।
2,500 साल पुराना इतिहास है। कल्चरली बहुत कुछ है वो। विज्ञान में हर चीज़ों में उन्होंने प्रगति की है। किताबों में भी अगर आप देखेंगे तो जो पुराने किताब हैं उनमें लोग कहते हैं कि पढ़ाई के लिए चीन तक जाओ और तो उनका एक इतिहास, और जिस देश का अतीत बहुत सुंदर होता है वो देश किसी के जूनियर पार्टनर के रूप में काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। अब चूंकि कम्युनिस्ट ब्लॉक का नेता सोवियत संघ था, तो सोवियत संघ को लगता था चीन उनके सबऑर्डिनेट के रूप में क्या करे, बिहेव करे, और चीन शायद इसके लिए तैयार नहीं था। इन सब छोटी छोटी बातें जाकर वो सीमा पे झड़पों के रूप में शुरू हो गई। तो चाणक्य बाबा ने सिखाया ना कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। अमेरिका ने पाकिस्तान के माध्यम से, याहिया खान के माध्यम से चीन से संपर्क करना शुरू किया, और हेनरी किसिंजर जो उस समय फॉरेन सेक्रेटरी थे और राष्ट्रपति निक्सन, उन्होंने 1971 तक आते आते बैकडोर डिप्लोमेसी से चीन से संबंध क्या कर लिए, बना दिए। यानी पाकिस्तान चाइना के साथ यूएसए भी भारत के अगेंस्ट क्या हो गया, शामिल हो गया। यानी भारत अगर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर देखें तो चारों तरफ से क्या है, घिरा हुआ था, और फिर युद्ध में जाना तो खतरे से खाली नहीं, हम तैयार नहीं थे। तो उन्होंने क्या कहा कि एक तो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अभी हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है, दूसरा उन्होंने कहा अगस्त में मानसून आ जाएगा। करेक्ट। और अगस्त में मानसून आ जाएगा तो बांग्लादेश का जो टेरेन है वहाँ दलदली जमीन है, वहाँ उन्होंने कहा भारतीय सेना के लिए लड़ना बहुत ही क्या होगा, मुश्किल होगा। तो एक तो अभी हम प्रिपेयर नहीं हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं है, हमें अपनी पश्चिमी सीमा सिक्योर करनी है, हमें अपनी पूर्वी सीमा सिक्योर करनी है, उससे भी बड़ी हमें उत्तरी सीमा सिक्योर करनी है, और पूरे हिंद महासागर में नेवी किसकी है, अमेरिका की। अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए तो हम क्या करें। इंदिरा जी ने ये बात क्या की, समझा कि क्या है, और उन्होंने सिचुएशन को स्वीकार किया। अब देखिए 7 मार्च से 3 दिसंबर के बीच में पूरी सैम मानेकशॉ और उनकी सेना ने प्रिपरेशन कैसे की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। इसमें एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, ये कमाल का ऑब्जर्वेशन है कि आपने कहा कि भाई उत्तरी सीमा जो है वो खुली हुई थी इंडिया की चाइना के साथ, उसको सिक्योर करने के लिए क्या सोचा होगा, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब दिसंबर आते आते भाई बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाएगी, वो बॉर्डर वैसे ही सील हो जाएंगे, वहाँ ना ट्रूप्स पहुँच सकते हैं, ना सैनिक लड़ाई कर पाएंगे, और करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा उनको अपना फैसिलिटेट करना पड़ेगा चीज़ों को, और मुश्किल होगा। हर कोई उतना एक्सपर्ट नहीं होता है जाके कि बर्फ़ में लड़ सके। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी ये रही होगी कि भाई एक काम करते हैं कि दिसंबर तक का इंतज़ार करते हैं या फिर ठंड का इंतज़ार करते हैं, ताकि वो बाय डिफ़ॉल्ट बिल्कुल सही नेचुरली हमारे लिए सेफ हो जाए। इसीलिए जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने मदद मांगी चीन से। हाँ, चीन से मदद मांगी तो चीन ने मदद कैसे की कि हाँ हथियार दे दिया, गोला, पर युद्ध में नहीं शामिल हुआ। इस पे मैं ज़रूर आगे चर्चा करना चाहूँगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चीन तो सबसे बड़ा एलाई था, हाँ, तो युद्ध में क्यों नहीं शामिल हो रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। अभी मैं बात कर रहा था रणनीति, भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना का कंपेयर करना। मैं बताना ये चाहता हूँ कि संसाधनों में अमेरिका ने जितनी हथियारों की सप्लाई की उतना भारत को नहीं मिली, फिर भी वो जो अंतर था, जो विजिबल नहीं इनविजिबल था, उसने भारतीय सेना को क्या कर दिया, जिता दिया। वो मुद्दा मैं आपसे डिस्कस करूँगा, चीन वाला मुद्दा हम लोग बात करेंगे। जी जरूर। तो सैम मानेकशॉ ने क्या किया जी, पहले बांग्लादेश के लड़कों को इकट्ठा करके मुक्ति वाहिनी बनवाई, और मुक्ति वाहिनी को उन्होंने फ्रंट पर गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए तैयार किया। खुद आर्मी नहीं जा रही। गुरिल्ला वॉरफेयर से क्या हुआ कि मुक्ति वाहिनी जो उनकी सप्लाई लाइन थी, तेल ऑयल होते हैं, आर्म एमुनेशन होते हैं, वहाँ उन्होंने हमले करने क्या कर दिए, अप्रैल से ही हमले करने क्या हो गए, शुरू हो गए। तो ट्रेनिंग भारतीय सेना दे रही थी, और हमले होने से क्या हुआ कि गुरिल्ला वॉरफेयर में लड़ना, चूंकि लोकल लोग हैं तो लोकल लोगों को टेरेन की बेहतर समझ है। हाँ, बिल्कुल। और जो पाकिस्तान की आर्मी लड़ रही है उसमें लोकल बांग्लादेशियों की भूमिका ही नहीं है, वो तो सारे कहाँ हैं, वेस्ट पाकिस्तान से, उन्हें तो खबर ही नहीं है। तो एक फायदा भारतीय सेना ने गुरिल्ला वॉरफेयर करके एक मेंटल साइकोलॉजिकल वॉर क्या कर दिया, शुरू कर दिया, जिससे कि वो फंस जाए। दूसरा उन्होंने क्या किया कि यूएसए, चाइना और पाकिस्तान का जो गठबंधन था, उससे अब हमें भी चाह कि कोई अलायंस बनाना था। तो हमने जुलाई के आसपास सोवियत संघ के साथ 20 साल की एक डिफेंस ट्रीटी कर ली, क्योंकि हमारे पास जब तक ट्रीटी नहीं होगी हम किसी बड़ी लड़ाई के लिए अपने आप को, तो अगर डिफेंस ट्रीटी नहीं होगी तो सोवियत संघ हमारे पक्ष में क्यों खड़ा हो, और इसका फायदा भी हुआ। ठीक है, ये जो ट्रीटी हुई है इसी दरमियान हुई, इससे पहले? हाँ नहीं, इसके बाद हुई, जुलाई में हुई, 71 में हुई। अच्छा, जब मार्च में वो शुरू हुआ उसके बाद जुलाई में हमने क्या किया, ट्रीटी कर ली। ओके। और ट्रीटी करने का एग्जैक्ट डेट
नहीं याद रहा, जुलाई अगस्त की भी, जुलाई के आसपास हुई, लेकिन उसके बाद हुई, उसके बाद हुई। क्यों? क्योंकि हमें पता था जब ये सिचुएशन आएगी तो हमें कौन सपोर्ट करेगा, और सोवियत संघ ने, मैं बताऊंगा, इतना ज़बरदस्त सपोर्ट किया। सपोर्ट कैसे किया जरा देखिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ प्रस्ताव आया, उसने वीटो लगा दिया, वहाँ में सपोर्ट किया। आर्म्स एंड एमुनेशन, चूंकि हमने ट्रीटी की थी तो उसने सप्लाई लाइन क्या कर दी, बढ़ा दी। उन मिग विमानों ने उस युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका क्या की थी, निभाई थी। तीसरा उसने क्या किया, जब यूएस इंटरप्राइजेज जो 7वां बेड़ा, भाई उनका 7वें बेड़े के सामने, अमेरिका के 7वें बेड़े के सामने तो हमारी कोई हैसियत ही नहीं थी। हमारे पास ले देकर एक INS विक्रांत था, और भी पुराना टेक्नोलॉजी में उनके सामने नहीं था। जैसे INS विक्रांत किया, सोवियत संघ ने अमेरिका और चीन को धमकी, याद रखिएगा, चीन जो युद्ध में नहीं शामिल हुआ उसमें बर्फ की बात थी। यानी जो सोवियत संघ के साथ ट्रीटी हुई वो हमारे लिए आज भी भारतीय स्मृतियों में रूस को हम दोस्त मानते हैं। बिल्कुल, वो दरअसल दोस्ती का असली बैकग्राउंड 1971 के वॉर में ही क्या हुआ, शुरू हुआ जी। उन्होंने एंटरप्राइजेस के अगेंस्ट में अपनी वॉरशिप भी भेज दी थी बंगाल की खाड़ी में, कि हम अगर भारत के साथ कोई वॉर में अमेरिका या चीन शामिल होगा तो उन्होंने कहा कि हम भी साफ साफ उस युद्ध में क्या करेंगे, आएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ है विनय सर कि जो हथियार मिल रहे थे इंडिया को, वो कहीं ना कहीं चूंकि पैसे भी नहीं थे इंडिया के पास, तो हमने सेकेंड हैंड ही लिए थे, यूज्ड थे वो, चाहे वो टैंक्स हों, चाहे वो विमान हों, चाहे फाइटर प्लेन्स हों, या और भी जो हथियार हों। इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान को बहुत ही लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, बिल्कुल, चीन वॉरफेयर के जो आर्म्स एंड एम्यूनेशंस मिल रहे थे वो बहुत लेटेस्ट मिल रहे थे। और उनके तो 2 कंट्रीज थी भाई, इधर चाइना दे रहा है, उधर अमेरिका दे रहा है। इसके बावजूद इंडियन आर्मी ने इस वॉर को जीता है। क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ, पहले मैं बता रहा हूँ, रणनीति है, फिर सेना का मनोबल है, फिर सेना के लिए कई फैक्टर, मैं इसीलिए बताना ही चाह रहा था कि कई फैक्टर एक साथ मिल रहे थे। तो मैंने कहा कि हमने जुलाई में उनके साथ ट्रीटी कर ली। अगस्त तक आते आते हमने मुक्ति वाहिनी के वॉर को, स्पीड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, क्योंकि वो लोग तो वेस्ट पाकिस्तान से लड़ रहे थे, उनके लिए स्थिति मुश्किल होती जा रही थी। और नवंबर तक आते आते भारतीय सेना ने अपनी प्रिपरेशन पूरी तरह से क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। आप सोचिए कि सैम मानेकशॉ ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक पूरी पहले सीमा चाइना की सुरक्षित की, वहाँ लोगों को लगाया, और हर लगातार अप्रैल से लेके और नवंबर तक वो मिलते रहे, 4000 3000 के ग्रुपों से मिलते रहे, उनसे बात करते रहे। उन्होंने कहा कि देखो, हमने तुम्हें ट्रेनिंग दी है, हमने तुम्हें हथियार चलाना सिखाया है, पर मैं सब कुछ होने के बाद भी अपना दिल तुम्हें नहीं दे सकता। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि जब हम अगली बार मिलें तो एक प्राउड सैनिक के रूप में, जब आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक सामान्य सिपाही के पीठ पर हाथ रखता है, तो जो मनोबल है ना, जो साहस है, आदमी अपनी जान देने के लिए क्या है, तैयार है। तो सैम मानेकशॉ ने वो किया। दूसरा, एक और घटना मैं बता रहा हूँ, जब 93,000 सैनिकों ने समर्पण कर दिया तो उनको छोटे छोटे बैरकों में रखा गया। तो सैम मानेकशॉ सबसे मिलने जाते थे, पाकिस्तानी सैनिकों से मिलने जाते थे, और मिलते थे तो उनसे एक सैनिक खाना बना रहे थे, तो गए कह रहे, भाई तुम लोग खाना बना रहे हो, तुम लोगों को खाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं साहब, कोई नहीं है। कहा तो चलो हमें भी खिलाओ, देखो खाना कैसा बना रहे हो, तो थोड़ा सुख जाए कि क्या नाम है, नहीं नहीं सर आपको खाना, कह नहीं नहीं हम भी तुम्हारे साथ बैठ के खाएंगे, आओ जरा। एक को उन्होंने गले लगा लिया। तो सिपाही की, जो पाकिस्तानी सिपाही है, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा साहब अब हम समझ पाए कि आप लोग जीते क्यों। हमारे यहाँ जो आर्मी के ऑफिसर होते हैं वो सिपाहियों से हाथ मिलाना तो दूर, उनसे बात भी नहीं करते, वो नवाबजादे अभी भी है। ये वर्ड यूज किया कि नवाबजादे। जी जी। और आप सर आकर हमको गले लगा रहे हो, हम लोग अछूत हैं, अपने यहाँ क्या क्या हैं, अछूत हैं, और जिस तरह से गले लगा रहे हो, हम समझ गए कि आपकी जीत का कारण क्या था। तो पहला क्या स्ट्रेटजी थी कि लड़ाई दिसंबर में ले जानी है, क्योंकि बर्फ़ पड़ेगा तो नॉर्दर्न सीमा सुरक्षित रहेगी। हमें डिफेंस ट्रीटी कर लेनी है सोवियत संघ के साथ कि वो हमारे साथ क्या रहे, खड़ा रहे। हमें मुक्ति वाहिनी को आगे करके क्या करना है, उनके डिफेंस में क्या करना है, छोटे छोटे छेद करने हैं, जिससे जब हम एंट्री करें। और सबसे बड़ी बात, 3 दिसंबर तक भारतीय सेना ने इंतजार किया अटैक, जबकि उसके यहाँ लगातार शरणार्थी बढ़ रहे थे, दबाव बढ़ रहा था,
अंदर विरोध हो रहा था असम असम में कि ये क्यों आ रहे हैं। हमने इंतज़ार क्यों किया? क्योंकि हम दुनिया को दिखाना चाहते थे कि आक्रमणकारी हम नहीं, कौन है? पाकिस्तान। और आखिर यही हुआ। तो आप सोचिए कि ऑपरेशन चंगेज़ खान के उन्होंने लॉन्च किया और हमारे 11 जो मेन हमारे एयरफोर्स के बेस थे उस पर अटैक किया। तो अटैक करने से क्या हुआ कि भारत ने दुनिया को ये मैसेज दिया कि हमने राइट टू सेल्फ डिफेंस, आक्रमणकारी हम नहीं हैं, पर अगर कोई हम पर आक्रमण करेगा तो उसका जवाब देना तो क्या है ज़रूरी। तो ये डिप्लोमेटिक विन भी थी इंडिया की, जो उस तैयारी का ही क्या था हिस्सा। लेकिन इसके बारे में बहुत कुछ मैंने सुना है कि ये ऐसा करने के लिए पाकिस्तान को मजबूर किया गया था। उस पर भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ मैंने सर कि आपने कहा कि आर्मी की बात इतनी हुई यहाँ पर कि आर्मी ने इस तरह से कोऑर्डिनेट किया चीज़ें हुई, और अगर लीडर का विजन बहुत स्ट्रांग होता है तो आप कोई भी वॉर जीत लेते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो हम सुना है और लोगों ने देखा भी है, फिल्में भी आई हैं उस पर, कि इसमें नेवी का, एयरफोर्स का और आर्मी का तीनों का बहुत ही स्ट्रांग रोल रहा और वेल कोऑर्डिनेटेड वे में इन्होंने काम किया है। क्योंकि इंडिया में कोई ऐसा बंदा नहीं होता था जो तीनों को कंट्रोल करता हो, तो आज बना दिया गया है। पाकिस्तान में शुरू से था। तो ये इसके पीछे की कहानी क्या रही? नहीं, बिल्कुल सही कहा। देखिए, हमने कहा लड़ाई जीतने के लिए पहले तो एक नेतृत्व होना चाहिए जो लीड कर सके, लीडिंग विद एग्जाम्पल। वो सैम मानेकशॉ ने किया, और केवल उन्होंने नहीं किया। अभी मैं कहानी बताऊंगा, नीचे ऑपरेशन जो चला रहे थे, भाई सैम मानेकशॉ तो स्ट्रेटेजी बना सकते थे, लीडर का काम ही ऑपरेशन में भी लीडर का बहुत बड़ा रोल है। मैं अभी उस पर भी आपको बताऊंगा। तो पर पहले जो आपने प्रश्न पूछा मैं उसको बता दूं। नेतृत्व के बाद दूसरा होता है रणनीति, और रणनीति के बाद तीसरा होता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। इंटेलिजेंस का और आर्मी के सभी विंग के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो जरा देखिए, 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ। ऑपरेशन चंगेज़ खान से उन्होंने युद्ध को क्या किया? शुरू किया। 4 दिसंबर को भारतीय नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया, और कराची, उनका तो एक ही पोर्ट, राइट, उस कराची एयरपोर्ट को ध्वस्त कर दिया। और 8 और 9 दिसंबर के बीच में ऑपरेशन पाइथन चला के दोबारा कराची पर, कि एक तरह से अगर कराची एयरपोर्ट ध्वस्त हो जाएगा तो जो सप्लाई लाइन होती है, देखिए युद्ध में सप्लाई लाइन का बड़ा महत्व है, तो सप्लाई लाइन उन्होंने क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। तो सप्लाई लाइन ध्वस्त होते ही वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच का संचार मार्ग क्या हो गया? टूट गया। उधर एयर स्पेस पहले ही भारत ने क्या कर रखा था? क्लोज कर दिया। भाई वॉर शुरू हो गया, आप थोड़ी जाने नहीं, वॉर इसलिए नहीं, क्लोज करने के पीछे भी मैंने कहा इंटेलिजेंस में रॉ की। हाँ, मैं इस पे अगला सवाल जरूर पूछूंगा। एक फिल्म भी आई थी, अगर आपको याद हो, जिसमें अगर नेवी की बात करें तो उनकी सबमरीन जो उनकी थी पाकिस्तान की, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया था। इस पर एक फिल्म आई थी। इसके बाद अगर एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स पे भी एक फिल्म आई और आर्मी पे भी आई। तो ये वेल कोऑर्डिनेटेड वे में चला। लेकिन जो एक अहम बात यहाँ पर कही जाती है, हम सब ने सुनी, हालांकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें सुनने को नहीं मिलता है, वो है रॉ के बारे में। अब ये सुनने में आता है कि अगर रॉ ना होता तो इस वॉर को इतनी जल्दी जीतना आसान नहीं था। इसके पीछे रॉ था, और क्या इस लड़ाई को कराने में, मतलब पाकिस्तान को अटैक इंडिया पे कराने में रॉ का इन्वॉल्वमेंट था? हालांकि लोग कहते हैं, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी इसमें हैं जो लोग बात करते हैं। तो मैं आपसे रॉ के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए ज़्यादा वक्त भी रॉ को बने हुए हुआ नहीं था। 1967 में बना था वो, और उसके बाद 71 में ही लड़ाई हो गई। तो क्या कोई इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी मजबूत हो गई कि वो 3-4 सालों में ही इतनी केपेबल हो गई कि वो इंटेलिजेंस इतना ज़बरदस्त ले आए कि एक इनपुट करेक्ट बैठे और आप उसे वेल कोऑर्डिनेटेड वे में एग्जीक्यूट करें और आपको लीड मिले और आप उस तरह से अपना वॉर चलाएं? क्या ये संभव था? बिल्कुल। देखिए, संगठन में मैं बार बार, मेरा अभी भी मानना है कि संगठन संसाधनों से और नाम से नहीं चलता जी। तो जो कमिटमेंट होता है लोगों का ना, और जो लीडर्स होते हैं। अब जरा 2 आदमियों का रॉ में मैं नाम लूँगा, आर एन काओ जो हेड थे रॉ के उस समय, और शंकरन नायर जो उनके डेप्यूटी थे जी। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कहा जाता है कि जनरल याहिया खान के जो कोर ग्रुप थे उसमें रॉ ने अपना एक एजेंट बैठा रखा था। मतलब रॉ का ही एक एजेंट उनके कोर ग्रुप में था। अब उस कोर ग्रुप ने एक मैसेज दिया भारतीय सेना को कि 3 दिसंबर को हमारे यहाँ अटैक हो सकता है, होने वाला है। तो मैसेज आपने फिल्मों में देखा होगा कि वो कोडेड होते हैं, उसको डिकोड करना पड़ता है। राइट।
जिसने भारत के रॉक एजेंसी में डिकोड किया, उसमें डेट उसको लगी 2 दिसंबर। वो 3 दिसंबर नहीं रीड कर पाया, उसको उसने क्या किया 2 दिसंबर। शंकर नायर ने, जो डिप्टी थे काकाव साहब के, रॉ के पर्सन थे, उन्होंने एयरफोर्स पीसी लाल जो हेड थे उनको कहा कि बहुत बड़ा अटैक होने वाला, प्रिपरेशन कर लो। अब आपको पता है कि अटैक अगर होना है तो हमें अपनी पूरी चीज़ों को शिफ्ट करने में एक तो मैसेज बाहर जा सकता है कि क्यों कर रहे हैं भाई। आप अगर पूरी अपनी एक बेस को हटाओगे तो उसमें पैसा लगेगा, क्योंकि भाई टाइम अगर लगेगा, नहीं हटाएंगे तो अटैक वहाँ होगा, अटैक तो होगा तो नष्ट हो जाओगे। जी जी जी। और ये उन्होंने सीखा किससे था? इजराइल से, पाकिस्तानियों ने, कि जैसे 67 के वॉर में युद्ध शुरू होने से पहले इजराइल ने अचानक अटैक करके सीरिया और या सबके विमानों को नष्ट कर दिया, तो एयर पे उनकी सुपरियोरिटी क्या हो गई, बन गई। इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन चंगेज खान का नाम ही वो क्यों रखना चाह रहे थे, क्योंकि चंगेज खान इतना एग्रेसिव एक साथ अटैक करता था कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए नाम रखा ऑपरेशन चंगेज खान। तो खैर जब ये मैसेज आया तो उसमें 2 दिसंबर लग गया। शंकर नारायण के कहने पे पीसी लाल जो एयरफोर्स के हेड थे, उन्होंने सबको हटा दिया, हटाया, लेकिन अटैक हो नहीं रहा। इंतजार कर रही आदमी, अटैक नहीं हो रहा। 2 दिसंबर की डेट बीतती जा रही। पीसी लाल नाराज हो गए शंकर नारायण कि आपका जो एजेंट है वो गलत मैसेज दे रहा है और इससे फिर गलत मैसेज जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उनमें मन में संदेह भी जाएगा। उन्होंने कहा सर प्लीज़ 12, हमें अपने एजेंट पे बहुत भरोसा है, 12 घंटा। उन्होंने कहा देखो 12 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, अगर नहीं अटैक हुआ तो हम फिर से तुम्हारी बात सुनना फ्यूचर में मना कर देंगे। सुबह 3 दिसंबर को 4 से 5 बजे के बीच में अटैक हुआ तो ऑपरेशन चंगेज खान में आप कह सकते हैं कि चंगेज खान के घोड़े का पैर टूट चुका था। भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। और फिर भारतीय सेना ने जब रिटेलिएट किया तो उनके पास बचने का कोई मौका नहीं। मतलब ये वही मामला हुआ कि भैया इन्होंने, जैसे हम लोग चूहा पकड़ने के लिए पहले कुछ परोसते हैं, हाँ, कि भाई आइए और हम तैयार हैं सब कुछ करके, हाँ, और चूहे को लगता है यहाँ तो कोई नहीं है यहाँ मैं तो खा लूंगा, ये खाना खा के निकल लूंगा, बिल्कुल, लेकिन पूरी ट्रैप तैयार होता है। मेरे ख्याल से एक ट्रैप ही था ये। हाँ, दूसरा मैं बता रहा हूँ, जनवरी 1971 तक आते आते ये लगने लगा था कि वॉर, क्योंकि देखिए दिसंबर में चुनाव जीतने के बाद भी अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री के लिए बुला नहीं रहे थे। जुल्फिकार अली भुट्टो बार बार धमकी दे रहे थे, बार बार वहाँ कहा जा रहा था कि ये बंगाली कायर हैं, इनको शासन करने का अधिकार नहीं, हम लोग मुगलों के वंशज हैं, तुर्कों के वंशज हैं, अरबी, चूँकि हमारे यहाँ अटैक तो सारे मुगलों के और सब कहाँ से आए, तुर्कों के, वेस्ट से आए हैं। तो वो मानते थे कि हम उनके खानदान, असली मुस्लिम हम हैं, और बांग्ला को लोग कहते थे कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। तो उनको कहते थे इनको शासन करने का अधिकार नहीं, जीतने के बावजूद उनको गद्दी मतलब शासन देने के लिए, पावर ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार नहीं है। और जुल्फिकार अली भुट्टो तो ये भी कह रहे थे कि तुम उधर रहो हम इधर रहें। यानी ये लगने लगा था कि अब बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता आंदोलन है आज नहीं तो कल शुरू होगा और भारत को कोई ना कोई भूमिका निभानी होगी। अब इसमें आपको रॉ का एक और केस स्टडी समझिए, क्योंकि एक चीज़ बता दूँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में कई बार रिटन बुक्स नहीं होती हैं, कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, वो अलग अलग लोग जनरल्स अपनी किताब लिखते हैं, उसमें ये सब वर्णन होता है। क्योंकि इनका तो यही, अगर एजेंट फिल्मों में देखा है कि एजेंट अगर पकड़े जाते हैं तो वो डिसोन कर देते हैं, भाई हमारे ये जानने वाले हैं नहीं ना, हमारे लिए काम करते हैं। तो इनको सैल्यूट है कि इतने इस देश सेवा में अपनी जान देते हैं और कुछ बताते भी नहीं कि हम ये कर रहे हैं। एक आपने जैसा भी जिक्र किया इंटेलिजेंस का, तो नहीं मैं अपनी कहानी पूरी करी, फिर मेरा सवाल आएगा। तो जनवरी में क्या होता है कि श्रीनगर से एक विमान दिल्ली के लिए उड़ता है, जम्मू होके उसको दिल्ली जाना है। जी, ये यही मैं सवाल पूछने वाला, हाईजैक का। हाँ, मैंने सुना था और फिल्म भी आई है इसके ऊपर। अच्छा, तो क्या वाकई में हकीकत है? हाँ, वही है। देखिए अब हकीकत, पहले मैं कहानी बता लूँ फिर आप हकीकत तो आप देखिए और दर्शक समझने की कोशिश करेंगे क्या है। कहानी ये है कि जनवरी में 2 कश्मीरी युवक श्रीनगर से दिल्ली जाने वाले एक विमान जो जम्मू होकर दिल्ली जाने वाली थी उसको हाईजैक कर लेते और लाहौर एयरपोर्ट उतार देते। जितने यात्री थे उनको बाहर निकालते हैं और उसको जला देते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में उनको हीरो के रूप में क्या किया था, स्वागत किया था। जुल्फिकार अली भुट्टो जो समय के सबसे बड़े नेता थे, पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको जाते गले लगाते हैं, सड़कों पर पूरा प्रदर्शन होता है। वो कुरैशी बंधु, मैं नाम भूल रहा हूँ, हासिम कुरैशी और एक और नाम था किसी का। बाद में इससे नाराज़ होकर भारतीय सेना जो क्या करती है, जो भारतीय सरकार है,
वो अपने ऊपर के उसको रोक देती है, मतलब एयर को Airspace block कर देती है। हाँ, एयर स्पेस को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। इससे जनवरी से ही संबंध क्या हो गया, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का क्या हो गया, एयर स्पेस तो एयर स्पेस तो ब्लॉक हो गया, संबंध टूट गया। जी। दूसरा इससे नुकसान क्या हुआ कि भारतीय सरकार ने डिप्लोमेटिक के रूप में, डिप्लोमेसी के सेंस में यूनाइटेड नेशन और हर देश में अपने राजनयिक भेजे और कहा कि देखो पाकिस्तान आतंकवादी देश है, आतंकवादियों को क्या देता है, समर्थन देता है। तो पाकिस्तान के, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है, पाकिस्तान के अगेंस्ट में एक माहौल बनना क्या करता है, शुरू होता है। हमने दिखाया कि आईएसआई के ट्रेंड 2 युवक थे, उन्होंने क्या किया, प्लेन को हाईजैक किया, और प्लेन को हाईजैक करने से भारत ने तो भाई ये करना ही था, एयर स्पेस अपना क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। इसका फायदा हमें क्या हुआ युद्ध में। दूसरा क्या हुआ, पाकिस्तान के अगेंस्ट इंटरनेशनल सेंस क्या हो गया, चेंज हो गया कि हाँ भाई ये गलत है। यद्यप अमेरिका चीन उनको बार बार बचा भी रहे थे, फिर भी एक दुनिया भर में माहौल तो बना कि पाकिस्तान आतंकवादियों को क्या करता है, समर्थन करता है। कमाल की बात है। बाद में पता चला कि ये पाकिस्तान, हासिम कुरैशी को पाकिस्तान सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और कहा कि ये रॉ का एजेंट है। अब भारत सरकार तो इसका दावा नहीं कर रही, लेकिन हम ये कह रहे हैं मे भी ऐसा पॉसिबल हो कि स्टोरी जो पाकिस्तान ने बताई वो क्या हो, सही हो, और रॉ ने प्लांट किया हो उन आदमियों को, क्योंकि उनको पता हो कि फ्यूचर में वॉर हो सकता है और उसमें एयर सुपीरियॉरिटी बनाने के लिए ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच का संबंध क्या हो जाए, खराब हो जाए। इसमें फिल्म में भी देखा था और ये भी सुना था, जैसे आपने कहा कि उस प्लेन को उन्होंने जला दिया था, तो ये भी सुना है कि स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, क्योंकि ये जो प्लेन यूज हुआ था हाईजैक में, उन्होंने कॉपी बनाई थी, गंगा एक प्लेन पुराना उन्होंने डिसोन कर दिया था, उसको उन्होंने तैयार किया था बहुत कम वक्त पे कि अरे भाई, क्योंकि इकोनॉमिकली हम इतने स्ट्रांग तो नहीं थे कि अपना प्लेन जला सकते हैं, तो उन्होंने एक पुराना प्लेन किया, अपने ट्रेन पायलट, ट्रेन स्टाफ वहां पे भेजे, और वो वहां पर, जैसा आपने कहा, बड़ा फख्र से उन्होंने बाद में शक हुआ कि ये है। तो रॉ का कहीं ना कहीं ये जो पूरा, देखिए, इंटेलिजेंस इनपुट्स के बिना जी दुनिया की कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती। इसलिए इंटेलिजेंस ने, रॉ ने जो 1968 में गठन हुआ था, वो उसने अपनी वैल्यू वहाँ पर क्या कर दी। मैं सलाम करना चाहता हूँ कि इतने कम वक्त में, 3-4 साल में ही इतनी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अपनी टीम तैयार की कि आसान नहीं होता आप किसी कंट्री में जाकर उसकी जासूसी करें और एक बात को पहुंचाएं और टॉप लेवल तक पहुंचे। बिल्कुल। तो सलाम है रॉ को और इस तरह के इंटेलिजेंस एजेंसी। दुनिया में आपने देखा होगा कि इजराइल की जीत में हमेशा मोसाद को माना जाता है। आपने CIA को सुना होगा, CIA की कई फिल्में देखी होंगी हॉलीवुड की। दुनिया में कोई भी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड इंटेलिजेंस सिस्टम है ही है। अगर वो नहीं है तो आप समझिए कि आप बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए 2008 में मुंबई अटैक होता है, 2001 में पार्लियामेंट अटैक होता है, तो हम रॉ पर उंगली उठाते हैं, हम IB पर उंगली उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि हमें पता है आर्मी आमने सामने की लड़ाई लड़ सकती है, पर जो पर्दे के पीछे लड़ाई लड़ रही है, वो जो मानसिक लड़ाई है, वो जो अपने मोल्स स्टैब्लिश करने हैं और इनपुट्स लाने, वो तो इंटेलिजेंस ही करेगी। तो उस समय IB और रॉ दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट, तो दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन उस समय तो था ही। अब कई बार कोऑर्डिनेशन बीच में प्रॉब्लम आई, कभी और बात करेंगे। कारगिल वॉर में एक कमेटी बनी, उस पर रिपोर्ट दिया गया कि हमारे यहाँ इंटेलिजेंस सिस्टम में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसीलिए जो NSA का कॉन्सेप्ट आया, एक स्ट्रक्चर बना, वो कभी किसी और मुद्दे पर हम लोग कारगिल वॉर या कभी चर्चा करें। ओवरऑल तो हम ये कहेंगे कि भाई बहुत ही कमाल का काम इंटेलिजेंस ने किया है, IB हो, रॉ हो, इस वॉर में, और इंडिया को एक बेहतरीन विजय की ओर लेकर गए और एक एग्जाम्पल है। और आई थिंक हिस्ट्री का सबसे बड़ा समर्पण भी ये रहा है। विनय सर, जब आर्मी की बात होती है और इस 71 की लड़ाई की बात होती है, तो एक नाम तो सबको पता है, सैम मानेकशॉ। फिल्म भी आई इसके ऊपर, लेकिन इतने अलग अलग फ्रंट पे लड़ाइयाँ खुली हुई थी, तो और भी तो लोग होंगे जिन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया होगा और फ्रंट पे लड़े होंगे, तो उनमें से कुछ नाम ऐसे भी होंगे जिन्होंने कमाल के काम किए होंगे। बहुत कुछ कहानियाँ उनके भी मैं चाहता हूँ कि अब वैसे तो देखिए, आपने बॉर्डर फिल्म देखी है? जी जी जी। बॉर्डर में कुलदीप सिंह चांदीपुरी जो सनी देओल ने किरदार निभाया, जी जी, वो भी तो रियल स्टोरी थी ना। वो बैटल ऑफ लोंगोवाल कहा जाता है, तो उन्होंने जिताया। आपने गाजी फिल्म देखी होगी, जिसमें एक नेवी ने उसको क्या कर दिया था, डुबो दिया था, उनका जो नष्ट करने आ रहा था विक्रांत को। मैं ये कहानियाँ तो अपने फिल्मों में देख ली जी। मैं आपको कुछ ऐसी कहानियाँ बताना चाहूँगा जो फिल्मों में या किताबों में कम देखने को मिलती हैं जी। जैसे आप बताइए
कि मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा जनरल है भारत का, लेफ्टिनेंट जनरल, जिसने गोवा को जिता के भारत से मिलवाया था। और ये गोवा का विजय सामान्य मत सोचिएगा, पुर्तगाल का नियंत्रण था गोवा पे 1961 में, और पुर्तगाल नेटो का मेंबर था। नेटो एक मिलिट्री ब्लॉक है जिसका हेड कौन है, यूएसए। यानी आप नेटो का कॉन्सेप्ट ही है एक पर हमला सभी पर हमला। यानी अगर आप पुर्तगाल पर हमला करते हैं, गोवा लेते हैं, तो पूरा नेटो आप पर हमला कर सकता है। पर उस ब्रिगेडियर ने, आर्मी के जो हमारा जनरल था, उसने गोवा की लड़ाई हमें जितवाई। 1967 में आपने, 1962 में तो हमने सुना है चीन ने हमें हरा दिया, पर 1967 में नाथुला की लड़ाई उसी जनरल ने लड़ी। और ये तब था जब सेंटर से कहा जा रहा था कि तुम पोस्ट नाथुला की छोड़ दो। उसने कहा मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। आज नाथुला हमारे साथ है तो समझिए उसी का योगदान। वही जनरल था जिसने सिक्किम जीतकर हमारे साथ हमें मिलवाने में बड़ा रोल प्ले किया। वही जनरल था जिसने ढाका का जो मार्च हुआ इंडियन आर्मी जी, देखिए इंडियन आर्मी ने वेस्ट फ्रंट को सिक्योर किया, डिफेंसिव मोड जी जी, और ईस्टर्न फ्रंट में एग्रेसिव था कि मैं ढाका जल्दी से जल्दी क्या करना है, जीतना है जी। आपको पता है वही आर्मी का आदमी था जिसने ढाका जीतने में सबसे पहले हमारी मदद की। आपने कभी इस कैरेक्टर का नाम सुना है, सगत सिंह? सगत सिंह जी, राजस्थान का एक व्यक्ति है जिसने ये लड़ाई जीतकर हमें दी। और ग्राउंड पर जो प्लान सैम मानेकशॉ ने या लोगों ने बनाया उसे एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी सगत सिंह जैसे लोगों ने। एक कहानी मैं और बनाता हूँ जी। एक लेफ्टिनेंट जनरल थे हनूत सिंह के बारे में कहा जाता है कि जब वो ईस्ट पाकिस्तान में एंटर किए तो एक जगह क्या था कि पूरी एक कॉरिडोर थी जिसमें लैंड माइन्स बिछाए गए। तो होता क्या है कि लैंड माइन्स जब बिछ जाती है तो पहले आर्मी के इंजीनियरिंग कोर के आदमी आते हैं, वो लैंड माइन्स को क्या करते हैं, हटाते हैं जी। और तब टैंक उनके क्या होते हैं वहाँ से जाते। लेकिन लड़ाई इतनी तेज चल रही थी कि आर्मी इंतजार नहीं, क्योंकि हमें ढाका जल्दी जल्दी पहुँचना था। हनूत सिंह ने अपने ब्रिगेड से कहा कि पहला टैंक मैं चलाऊंगा और मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे मरना होगा मैं मरूंगा, लेकिन आज अगर इस लड़ाई को नहीं जीता तो इतिहास कभी भी हमें माफ़ नहीं करेगा। हनूत सिंह वो टैंक लेकर उसी लैंड माइन्स में चले गए, उनके पीछे उनकी पूरी सेना चली गई और वो पार भी हो गई, नुकसान भी नहीं हुआ, और जाकर उन लोगों ने उस पोस्ट को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो हनूत सिंह की कहानी है, सगत सिंह की कहानी है। एक मैं छोटी कहानी और बता रहा हूँ। एक मेजर थे कार्डोजो ईस्टर्न फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे थे और गोरखा रेजिमेंट से जुड़े हुए थे। तो उनका पैर एक लैंड माइन्स में पड़ गया, तो उनका पैर पूरा उड़ गया, पूरी अजीब सी स्थिति हो गई। तो उन्होंने अपने जो बडी जो कहते हैं आर्मी में, जो उनका साथ था, बैटमैन भी कहते हैं, उससे जो गोरखा था उससे उनकी खुखरी मांगी और कहा कि भाई खुखरी दो, और ये पैर तुम्हारा बहुत है, इसको पैर को तुम खुखरी से काट दो। वो बेचारा सिपाही था, उसने कहा कर्नल साहब हम नहीं काट पाएंगे, हम उसको बुलाएंगे, डॉक्टर आएगा तब आपका होगा। कहा नहीं, तो हम वेट कर ही नहीं सकते, हमें लड़ाई लड़नी है और तुम हमारा ध्यान दोगे कि लड़ाई लड़ोगे। तो उन्होंने कहा कि क्या करूँ, तो उसने खुखरी दे दी। उस आदमी ने अपने हाथ से अपना पैर काटा, उससे कपड़े से, उससे अपनी वर्दी से उसको बांधा और अपने सारी ब्रिगेड को कहा कि तुम्हें लड़ाई लड़ती रहनी। और ये बात इतनी इम्पॉर्टेंट है कि सिलहट में जब उनकी ब्रिगेड उतरी, जब उनका वो उतरा कार्डोजो का, तो उनको कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि सिलहट से सैनिक ढाका की तरफ पाकिस्तानी शिफ्ट हो रहे हैं, तो सिलहट के पोस्ट पर जो एक गांव था उस पर तुम कब्जा कर लो। तो ये लोग वहाँ पर 384 लोग उतरे, एक छोटी सी बटालियन थी। वहाँ पर 8000 की पाकिस्तानी फौज पहले से मौजूद थी और इन्हें इन्फॉर्मेशन तो उनको चारों तरफ से घेर लिया। उसमें कहानी बता रहे हैं कि बीबीसी का रिपोर्टर था जिसे भारतीय सेना अपने साथ लाई थी, वो रिपोर्ट कर रहा था कि एक ब्रिगेड वहाँ पर भारतीय सेना की पहुँच गई। ब्रिगेड होते इसमें ज़्यादा सैनिक होते हैं, बटालियन छोटा सा यूनिट होता है। उसकी रिपोर्टिंग को पाकिस्तानी सैनिक भी सुन रहे थे और भारतीय सैनिक भी सुन रहे थे। भारतीय सैनिकों ने लगा कि ये मैसेज देना है कि हम बटालियन नहीं बल्कि क्या है, पूरी ब्रिगेड है। अब आप सोचिए 8000 सैनिक हैं और इधर कितने हैं, 384।
उन्होंने क्या किया, अपनी पोस्ट को ऐसी ऐसी जगह लगाया, सोचिए उनके पास ना रसद है ना हथियार है, कोई कुछ भी नहीं है, पर उन्होंने 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक लगातार युद्ध में अपने को बनाए रखा। उनको ये मैसेज देते रहे कि हम पूरी ब्रिगेड हैं। 15 दिसंबर को जब ये तय हो गया, जब सैम मानेकशॉ ने धमकी दी पाकिस्तानी सेना को कि आप चारों तरफ से घिर चुके हैं, वो उनका स्टेटमेंट बड़ा फेमस है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा कि आप चारों तरफ से घिर चुके हैं, अगर आप समर्पण कर देते हैं तो आपके साथ अच्छा व्यवहार होगा, और अगर नहीं करते हो तो हम बिना दया के आपको मार देंगे। 15 दिसंबर को जब ये रेडियो पे मैसेज आया तो उनकी ब्रिगेड के, 2 ब्रिगेड थी 8000 सैनिकों की जी, उनकी ब्रिगेड ने सफ़ेद झंडा दिखाया शांति का जो 384 सैनिक थे, और कहा कि हम सरेंडर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था ये ब्रिगेड है। तो उन्होंने जब झंडा दिखाया तो इन्होंने कहा नहीं नहीं हम लड़ाई लड़ेंगे आपसे, क्योंकि ये मैसेज नहीं देना चाहते थे कि हम कमज़ोर हैं। जी जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप अपने ब्रिगेडियर से मिलो, और ब्रिगेडियर तो वहाँ कोई था नहीं। ये मैसेज पास किया गया तो हेलीकॉप्टर से एक ब्रिगेडियर आया, तो पाकिस्तानी सैनिक कहा जाता खुद चौंक गए। ये जो मेजर थे उन्होंने अपनी किताब 1971 में जो लिखी है उसमें इसको डिटेल बताया, तो उनको लगा कि कोई बाहर से ब्रिगेडियर आ रहा है, ऐसा क्या है, पर वो कंफ्यूज थे। और उन्हीं 384 सैनिकों के सामने 8000 सैनिकों ने समर्पण क्या कर दिया। कमाल है ये वीरता की कहानियाँ भरी पड़ी हैं। अब इसी तरह से आप निर्मलजीत सिंह सेखों को देखिए, एकमात्र ऐसा आदमी है एयरफोर्स का जिसको परमवीर चक्र मिला जी। अब निर्मलजीत सिंह सेखों जैसे लोगों ने किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में पुराने अपने फाइटर प्लेन से किस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी में लोगों को नष्ट कर दिया, 2 उनके बम बरसक क्या कर दिए, नष्ट कर दिए, वो भी मारे गए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कहानियाँ बहुत ढेर सारी हैं। हाँ, आप खुद देखिए, परमवीर चक्र मेजर होशियार सिंह को परमवीर चक्र मिला, ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो हमने सुनी होगी, जानी होगी, देखी होगी, कुछ पढ़ी होगी, कुछ छोड़ दी होगी। ऐसी मैंने एक आर्मी की जब बात हुई है, और आप अभी आपने एयरफोर्स की भी बात की, नेवी पे भी मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन आर्मी की बात मैंने जो एक सुनी है कि एक डीएमओ थे गिल साहब, जी जी, इंदर सिंह गिल, उनका कन्फ्रंटेशन सैम मानेकशॉ से काफ़ी हुआ है, किसी डिसएग्रीमेंट जिसे कहते हैं वॉर के टाइम में बड़ा रिस्की हो जाता है। कन्फ्रंटेशन नहीं कहेंगे, देखिए क्या है कि 2 चीज़ें समझिए, जो टॉप का बॉस होता है वो पॉलिसी और स्ट्रेटजी बनाता है, लेकिन कहा जाता है आर्मी में कि जैसे ही पहली गोली चलती है तो प्लानिंग और स्ट्रेटजी वहीं पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जो आप कहानी बता रहे हैं, बता रहा हूँ क्या रेफरेंस था जी। जनरल जैकब जी, ये ईस्टर्न कमांड के हेड थे। ओके। ईस्टर्न कमांड पे जो लड़ाई पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़ रही है, जनरल जैकब ने इंदर सिंह गिल को कहा कि सर आप जो नॉर्दर्न लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन के बॉर्डर पर जो आपने आर्मी लगा रखी है उसको ढाका की तरफ भेजिए, क्योंकि ढाका हमें जीतना है। जबकि उनको मानेकशॉ ने कह रखा था कि आपको चीन के बॉर्डर को क्या करना है, सिक्योर करना है। जैकब ने ये समझाया गिल को कि सर चीन अटैक नहीं करेगा। अब चीन अटैक नहीं करेगा उसके बहुत से रीजन हमने कहा। तो ईस्टर्न कमांड के जो हेड थे जनरल जैकब, उन्होंने इन गिल को, डीएमओ साहब को, जो डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन थे, उनको समझाया कि जो नॉर्दर्न बेल्ट पे जितनी आर्मी है उसको ढाका हमारे साथ भेजिए, क्योंकि ढाका अगर हम जल्दी कैप्चर नहीं करेंगे तो स्थिति हमारे हाथ से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो इसको कहते हैं कि ऑपरेशन बिट्स क्रिक, बहुत तेजी से हमला करके हमें ढाका को क्या करना है, जीतना है। तो इंदर सिंह गिल का कहना था कि नहीं वो तो चाइना बॉर्डर सिक्योर करना है। तो उन्होंने कहा सर चाइना अटैक नहीं करेगा। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं अटैक करेगा, लॉजिक क्या है इसके पीछे। उन्होंने कहा एक तो दिसंबर चल रहा है, तो उनके लिए बहुत सी चीज़ें बहुत ही क्या है, डिफिकल्ट है। दूसरी चीज़ आप ये समझिए कि चाइना के साथ जो उनका सोवियत संघ वाला बॉर्डर है, सोवियत संघ ने उनको काउंटर कर रखा है, बॉर्डर पर अपनी आर्मी लगा रखी है। तो अगर चीन इधर आएगा युद्ध करने तो यूएसएसआर वाला बॉर्डर क्या हो जाएगा, इंडिया का पैक्ट है, खुल जाएगा, तो इसलिए भी नहीं करेगा। तीसरा उनका कहना था कि सर चाइना ये नहीं चाहेगा कि यूएसए जैसी शक्तियाँ कहीं इस पूरे साउथ एशिया के बॉर्डर पर अपना अगर बेस बना लेंगी
तो वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा, खतरा नुकसान होगा। करेगा, राइट। तो वो कभी भी इस युद्ध में अपने को अलग रखेंगे। फिर 1967 में बताया था कि वो हार भी चुके थे, तो एक बार अगर फिर से युद्ध में शामिल हुए और कहीं वो खुद फंस गए तो ये उनके लिए, चाइनीज़ के लिए बहुत ही क्या है, खतरा है। तो चाइनीज़ का शुरू से ऑप्शन है, जब तक अपना इंटरेस्ट ना हो वो किसी की मदद नहीं करते। 99 के कारगिल वार में सुना होगा कि मुशर्रफ साहब ने रिक्वेस्ट की थी चाइना से, चाइना ने युद्ध में उनका समर्थन नहीं किया। तो कभी नहीं करते हैं, वो यूज करते हैं। तो खैर गिल को ये बात समझ में आ गई। अब गिल को जब ये बात समझ में आ गई तो उन्होंने अपनी सेना उठा के क्या कर दी, भेजनी शुरू कर दी। सैम मानेकशॉ को किसी ने रिपोर्ट किया, वो बिल्कुल फायर हो गए। उन्होंने कहा कि तुम समझ में नहीं आ रहा है कि चाइना बॉर्डर तुम ओपन कर रहे हो। तो उन्होंने ये बात समझाई कि नहीं, चाइना बॉर्डर का खतरा नहीं है, अभी ढाका जल्दी जीतना जरूरी है, क्योंकि उधर 7वां बेड़ा अमेरिका का जो एंटरप्राइजेज है बहुत तेजी से क्या हो रहा है, आ रहा है। और उम्मीद थी 15 दिसंबर तक क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। तो जनरल जैकब का कहना था गिल से कि अगर 15 दिसंबर तक हम युद्ध नहीं जीत पाए तो हमारे लिए फिर बहुत खतरे बहुत ही क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। उनकी नाराज़गी के बावजूद गिल साहब ने अपनी सेना वहाँ से हटाई और हटाकर कहाँ भेज दी, ढाका के मोर्चे पर। और परिणाम आपको जानते हैं कि 15 दिसंबर तक तय हो गया कि अब पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करना उसके लिए बहुत ही क्या हो गया, जरूरी हो गया। मतलब ये कमाल की बात है कि आप देखिए क्या कोऑर्डिनेशन है। और अगर आप आर्मी, नेवी और जब बात करें एयरफोर्स की, तो इसमें आप देखेंगे तो हर धर्म, संप्रदाय और जात के लोग इसमें अंदर हैं। अजीब बात है, कमाल की केमिस्ट्री भी है आपस में। नहीं, और एक दूसरे के लिए सम्मान भी है कि आप कन्फ्रंट करें तो हेल्दी कन्फ्रंटेशन के तौर पे उनको लिया जा रहा है। आप देखिए कि जो भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है सैम मानेकशॉ, वो पारसी है जी। जो ईस्टर्न कमांड का हेड है जनरल जैकब, वो यहूदी है जी। जो जिसके सामने समर्पण कर रहे हैं नियाजी साहब जगजीत सिंह अरोड़ा, वो कौन है, सिख है। हाँ जी जी। यानी हर, ये भारतीय सेना की खूबसूरती है कि हम भारत के लिए लड़ रहे हैं जी। और उधर हमने क्या बताया, मुश्ताक की कहानी बताई कि अपने ही कैप्टन ने अपने को क्या कर ली, गोली मार ली। एक सुना होगा आपने कहानी, है कभी पढ़ा होगा कि एक बंगाली था, उसने फाइटर प्लेन चुरा के भारत की तरफ भागने की कोशिश की। यानी वहाँ ना सेना में कोई कोऑर्डिनेशन है, कोई ना नियोजन है, सब अपने अपने इंटरेस्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कुल मिलाकर जनरल टिक्का खान ने जो ऑपरेशन सर्च लाइट में अपने लोगों को मारा था, तो बंगालियों के दिल में तो बिल्कुल नफरत क्या हो गई थी, भर गई। तो कोई देश मजबूत या ताकतवर तभी होता है जब उस देश में एक एकता का भाव, संगठन का भाव। जी बिल्कुल। आज भी हम दुनिया की सभी लड़ाइयाँ जीत सकते हैं। हमने 71 के बाद कारगिल वॉर में भी दिखाया कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ाई जीत सकते हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि चाइना ने कभी कोई लड़ाई 62-69 के बाद लड़ी नहीं है। हम लगातार लड़ाई के मोड में क्या है, बने हुए हैं। पर अगर राष्ट्र ही विभाजित रहा, समावेशी नहीं बना, एक साथ एकता की भावना नहीं आई, तो चाहे छोटा देश हो या बड़ा देश हो, उनसे जीतना बहुत ही क्या है, मुश्किल। आपने एक जिक्र किया था बीच में मार्शल कौम का, तो वो मुझे याद आ गया इससे, क्योंकि एक सूडो प्राइड भी तो बहुत ज्यादा है पाकिस्तानी आर्मी में कि भाई हम तो मुगलों के, तुर्कों के खानदान। अरे भाई जितने भी पूरे इस कॉन्टिनेंट में या इस क्षेत्र में मुस्लिम है, सब के सब कन्वर्टेड है, कोई कहीं से नहीं आया है, क्योंकि रिलीजन ही बाद में आया है। और उनके, अगर इस चीज का प्रूफ यही है कि उनके कल्चर वही है। कल्चर, अगर आप बाहर से आते तो आप एक कल्चर अलग होते भाई, आप वही शादियों में वही आपके रस्म है, वही रिवाज हैं, आप उस तरह कपड़े पहनते हैं, खाना पीना वही है आपका। तो ये सिर्फ एक आपको दिमाग में बिठा दिया गया है, प्लांट कर दिया गया है कि आप बाहर से आए हुए हैं, जबकि आप है कि 71 के वार से हमें ये सबक भी लेनी चाहिए कि हम जीते क्यों। जीते इसलिए नहीं कि संसाधन ज़्यादा थे, जीते इसलिए नहीं कि हमारी आर्मी में कोई खास संसाधन कहाँ थे। हाँ, मैं तो वही करूँ कि जज्बा बहुत था, जज्बा, राष्ट्र के प्रति जज्बा है कि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उस जज्बे ने हमें 13 दिनों में 93,000 सैनिकों को समर्पण करने के लिए हमने क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। विनय सर, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है सब कुछ जानना, और मुझे लग रहा है कि आंखों के सामने जो पिक्चर चलती है ना, वो चल रही है। और बहुत सारी फिल्में बनी, लेकिन इतने बारीकी के साथ मुझे नहीं लगता कि तफसील से हम देख पाए कि भाई बहुत सारे छोटे छोटे सोल्जर्स से लेकर बड़े बड़े जो उनके वॉरियर्स थे और जो लीडर्स थे और जो मेजर थे, कर्नल थे, जनरल थे, सबका बहुत अहम किरदार रहा है इस लड़ाई में। लेकिन इन सब के ऊपर एक जो इंटरनेशनल डायनेमिक्स है पावर का,
वो भी साथ में चल रहा था। हमने जिक्र किया चाइना का, हमने जिक्र किया यूएसए का, हमने जिक्र किया रशिया का, यूएसएसआर का, और उसके बाद भारत। लेकिन एक और नाम है जो मैंने सुना है कि इसमें था, अब वो पूरी तरह से कितना सही है कितना गलत मुझे नहीं पता, लेकिन इस वॉर में कहीं ना कहीं ब्रिटेन का भी नाम आता है कि वो भी इसमें शामिल हुआ था, और कोल्ड वॉर की उस समय सिचुएशन थी। तो मैं चाहूंगा कि इस पे आप अगले एपिसोड में, अभी नहीं अगले एपिसोड में नहीं, थोड़ा सा मैं हिंट कर दूं जी। ब्रिटेन का आना तो अवश्यंभावी था। ब्रिटेन ने ही तो बीज बो के पाकिस्तान किसने बनवाया था? ब्रिटेन ने बनवाया था। तो जो बीज बो के गए थे उसकी फसल काटने के लिए उन्हें आज नहीं तो कल तो आना ही था ना। और इन्होंने कई जगह बीज बोया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है दुनिया कि भर में प्रॉब्लम चल रही है। ये बात सही है, क्योंकि इस पे हमें कई पक्ष देखना है, तो इस पे हम लोग अगले एपिसोड में काम करेंगे। तो अगले एपिसोड का इंतजार जरूर कीजिएगा, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें उसमें होने वाली हैं। इंटरनेशनली लोग इस वॉर को किस तरह से देखते हैं, जैसा सर ने बताया कि ब्रिटेन भी इसमें शामिल था, क्या कर रहा था वो इसमें, चाइना क्यों खुल के सामने नहीं आ पाया था, रशिया किस मुस्तैदी के साथ हमें सपोर्ट कर रहा था, और जो शिप लेकर आ रहे थे यूएसए वो क्यों नहीं अग्रेसिवली सीधे इस वॉर में शामिल हुआ। इन सभी सवालों का जवाब अगले एपिसोड में मिलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें देख रहे हैं। अपना फीडबैक भी हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। विनय सर बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही अगले एपिसोड के साथ मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं।